हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आपको 1919 के समय देखने के लिए मिलता है, जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी जो कॉलोनी हुआ करते थे उस समय, ऐसे कंट्रीज़ के अंदर ये डिमांड है वो कंटिन्यू रेज हो रही थी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय कि वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो होना चाहिए और उसके द्वारा वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी उस समय एक कॉलोनी हुआ करता था और उस समय इंडिया के अंदर भी आपको डिफरेंट डिफरेंट लीडर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जिनके द्वारा वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग में उनके न्यूज़पेपर के अंदर लिखा गया है या उनके द्वारा जो कैंपेन है वो किया गया है। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होता है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में एक ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, और उसी ट्रीटी के बाद में जो लीग ऑफ द नेशन के जो मेंबर कंट्रीज हुआ करते थे उनके द्वारा 1919 के समय में इस आईएलओ को इस्टेब्लिश किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रेजेंट समय में, तो प्रेजेंट समय में जो आईएलओ है वो यूएन की स्पेशल एजेंसी है, हमारे यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, जिसके अंदर आपको तीन पार्टीज़ हैं, थ्री पार्टाइट जो अलाइंस है वो देखने के लिए मिलता है। क्योंकि आईएलओ के अंदर आपको जो गवर्नमेंट्स हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो एम्प्लॉयर हैं, जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना है, तो आपको जो वर्कर्स हैं उनका भी आपको एक अलाइंस है, ये थ्री पार्टाइट अलाइंस आपको आईएलओ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो आईएलओ के अगर हम मैंडेट की बात करें कि 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसका मेन मैंडेट यही है कि ऐसे लेबर स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया जा सके या ऐसी पॉलिसीज़ को डेवलप किया जा सके जिससे कि जो डिसेंसी ऑफ वर्क है उसको प्रमोट किया जा सके, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो मेंस हों, उनके लिए। अगर हम आईएलओ के हेडक्वार्टर की बात करें, तो इनिशियल फेज़ में कुछ महीने के लिए इनका जो हेड ऑफिस है वो लंदन के अंदर हुआ करता था, बट बाद में इनका जो ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर सिचुएटेड है। उसके बाद में परमानेंटली जो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड है वहीं पे इनका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। 187 मेंबर कंट्रीज हैं, कुक आइलैंड भी इसके मेंबर हैं आईएलओ के। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे कुछ ऐसे नाइबर या हमारे एशिया के अंदर ही कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर नहीं हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। उसके अंदर एक तो आपको नॉर्थ कोरिया देखने के लिए मिलेगा कि जो नॉर्थ कोरिया है वो मेंबर नहीं है, और हमारा ही एक नाइबर है भूटान है, भूटान भी आईएलओ के जो मेंबर हैं वो नहीं हैं। अगर हम आईएलओ के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। स्टूडेंट्स, यूएन की ये बॉडी है, यूएन की एजेंसी है, और यहाँ पे वर्कर्स की जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए इसके द्वारा जो काम है, जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाई जाती हैं। अगर हम बात करें आईएलओ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, तो आईएलओ का बेसिकली एनुअली एक कॉन्फ्रेंस है वो इनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसे इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के रूप से जानते हैं, और उसे कभी कभी इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ द लेबर के रूप से भी एड्रेस किया जाता है। इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, साल में 3 बार उनकी मीटिंग होती है, और उसी के अंदर जो आईएलओ के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट किया जाता है। उन जिन कंट्रीज़ को उन स्टैंडर्ड्स को रेटिफाई करना है या जो उनके कोर कोड हैं उनको रेटिफाई करना है, तो वहाँ पे उनको रेटिफाई किया जाता है कंट्रीज़ के द्वारा। और इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो इनिशियल फेज़ में नॉन बाइंडिंग होती हैं, बट अगर किसी कंट्री के द्वारा इनके किसी कन्वेंशन को, आईएलओ के किसी कन्वेंशन को यहाँ पे रेटिफाई किया गया है, उसको साइन किया गया है, तो उसके बाद में आपको वहाँ पे उनका जो बाइंडिंग है वो प्रोसीजर देखने के लिए मिलेगा।
अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। 1922 से इंडिया कंटिन्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर इसका मेंबर है। आईएलओ का जो ऑफिस इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था वो 1928 के समय ही इसका इस्टेब्लिश हो चुका था। तो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। स्टूडेंट्स, जैसे ही आईएलओ वर्ल्ड के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के अंदर आपको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय हुआ करते थे और जो सेक्रेटरी हैं वो दीवान चमनलाल हुआ करते थे उस समय में। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर भी आईएलओ के इस्टेब्लिशमेंट के बाद ही आपको जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा लेबर्स की जो डिमांड है उसको रेज किया जा सके वो देखने के लिए मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स हैं वो भी पब्लिश की जाती हैं। इसके अंदर आपको वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है वो आईएलओ के द्वारा ही पब्लिश की जाती है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट है और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट है। तो ये तीन जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश की जाती हैं आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। स्टूडेंट्स, यूपीएससी के प्रीलिम्स में इसी तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं, जो इंडेक्स हैं, उनसे जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। रिसेंटली फ्यूचर ऑफ द वर्क को देखते हुए 2018 के समय में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क को इस्टेब्लिश किया गया। और अगर हम बात करें जो ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ द वर्क को जो इस्टेब्लिश किया गया है रिसेंटली आईएलओ के द्वारा, उसको जो चेयर एंड को चेयर करने वाले जो कंट्री हैं, तो स्वीडन एंड साउथ अफ्रीका के द्वारा उसको चेयर एंड को चेयर किया गया है उस कमीशन को। तो फ्यूचर ऑफ वर्क की जो डिमांड है, जो जिस तरीके की जो नई टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, तो उसको देखते हुए आईएलओ के द्वारा ग्लोबल कमीशन ऑन द फ्यूचर ऑफ द वर्क को इस्टेब्लिश किया गया है। स्टूडेंट्स, आईएलओ के कुछ कोर कन्वेंशन हैं जिसे कि हम 8 कोर कन्वेंशन के रूप से जानते हैं और इंडिया के द्वारा इन 8 कन्वेंशंस के अंदर में 6 कन्वेंशंस इंडिया के द्वारा रेटिफाई किए गए हैं। ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 6 कन्वेंशंस जो हैं इंडिया के द्वारा रेटिफाई किए गए हैं, चाहे वो फोर्स लेबर का कन्वेंशन हो, चाहे वो यहाँ पे अबोलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन जो बाद में दोबारा से आया था वो हो, इक्वल रेमुनरेशन का कन्वेंशन हो, डिस्क्रिमिनेशन का हो या मिनिमम एज का कन्वेंशन हो, और चाइल्ड लेबर का जो यहाँ पे चाइल्ड लेबर को अबोलिश करने के रिगार्डिंग में जो कन्वेंशन है, तो इन 6 कन्वेंशन को इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया है। 2 ऐसे कन्वेंशन हैं जो आपको कन्वेंशन नंबर 87 एंड कन्वेंशन नंबर 98 हैं जिनको इंडिया ने अभी रेटिफाई नहीं किया है। उसके बिहाइंड में रीज़न ये है कि जो कन्वेंशन नंबर 87 है वो यहाँ पे एसोसिएशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। तो उसकी वजह से इंडिया के जो लेबर्स हैं, इंडिया के जो लेबर हैं, वो यहाँ पे एसोसिएशन अपना फॉर्म कर सकते हैं बाहर के किसी एसोसिएशन के साथ में। तो उस वजह से इस कन्वेंशन को अभी इंडिया के द्वारा रेटिफाई नहीं किया गया है। तो कुछ गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे रेगुलेशंस है वो इम्प्लाई होंगे, इस वजह से यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड जो बार्गेनिंग का जो कन्वेंशन है, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का, वो अभी रिसेंटली साइन नहीं किया गया है, इंडिया के द्वारा उनको रेटिफाई नहीं किया गया है। तो 6 कन्वेंशन इंडिया के द्वारा रेटिफाई किए गए हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के समय में कन्वेंशन नंबर 138 एंड कन्वेंशन नंबर 182 से क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 के समय में। आप देखें कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर कन्वेंशन जो है, जिसके अंदर चाइल्ड लेबर को अबोलिश करने की बात की गई है, तो हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जिनके अंदर भी चाइल्ड लेबर को अबोलिश करने की बात की गई है। आप देखें कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 21A है वो यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री एजुकेशन चिल्ड्रंस को अप टू द एज ऑफ 14। स्टूडेंट्स,
हमारा जो आर्टिकल नंबर 24 है वो यहाँ पे चाइल्ड लेबर को अबोलिश करता है कि चिल्ड्रंस को कैसे कोई भी हजार्डियस यहाँ पे फैक्ट्री है, कोई माइनिंग है, उसके अंदर काम करने से रोकता है। क्योंकि और कब तक के चिल्ड्रंस को वहाँ पे स्टॉप किया जाता है, 14 की जो एज है वहाँ तक के जो चिल्ड्रंस हैं वो माइंस और हजार्डियस जो वर्क है वो नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एक डीपीएसपी के अंदर भी प्रोविज़न है आर्टिकल 39 के अंडर में, तो वहाँ पे भी बेसिकली जो चिल्ड्रंस को अपना जो बचपन है उसको जीने की यहाँ पे आज़ादी दी गई है और चाइल्ड लेबर से उनको निकाला जा सके। स्टूडेंट्स, चाइल्ड लेबर से रिगार्डिंग में इंडिया के काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखें कि रिसेंटली जो इंडियन जिनको नोबल पीस प्राइज है वो दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी, तो उनका एक एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन। तो बचपन बचाओ आंदोलन का भी मेन मोटिव यही है कि जो चाइल्डहुड है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके, जिससे कि वो यहाँ पे डिसेंट लाइफ है उसको जी सके। तो स्टूडेंट्स, ये आईएलओ के कुछ कन्वेंशंस के बारे में था, जिसके अंदर फोर्स लेबर को रोकना है, चाइल्ड लेबर को अबोलिश करना है, वेज एंड इक्वल रेमुनरेशन इनको प्रोवाइड करना है। इंडिया के अंदर भी जो 4 कोड हैं वेज के, हमारे जो लेबर कोड्स हैं उनके रिगार्डिंग में अभी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर सभी जो इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं उनको उसके अंदर कोडिफाई किया गया है 4 इम्पोर्टेंट कोड्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, ये आईएलओ के बारे में इंफॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर सिचुएटेड है इनका हेडक्वार्टर, और 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था लीग ऑफ नेशन के मेंबर कंट्रीज के द्वारा में। यूएन की एजेंसी है। ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आईएलओ के बारे में डिस्कस की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।